अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने शौहर को धोखा देकर घर से निकलती है, जो उसी के लिए रोजी कमाने दुबई चला जाता है। तो वो उसको धोखा देते हुए ट्रेन में सवार हो जाती है और एक लड़के से आंखें चार हो जाती है। फिर वो क्या करती है, कैसे निकाह पर निकाह जैसे गुनाह करती है, सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं यूनिवर्सिटी और भाई हसन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तालिब इल्म थे। मैंने गर्ल्स हॉस्टल और भाई ने अपने एक दोस्त के साथ रहाइश इख्तियार कर ली थी। छुट्टी होती तो हम बहन भाई बजरिया रेल लाहौर से खानेवाल आ जाते और घर छुट्टियां गुजार कर इकट्ठे वापस अपनी अपनी दरसगाहों को चले जाते। इस बार जब हम रेल में सवार हुए, अगले किसी स्टेशन पर एक औरत हमारे कंपार्टमेंट में आ गई। उसने हिजाब लिया हुआ था। काले रंग के नकाब में उसका चेहरा पूरे चांद की माने दमक रहा था। बिलाशुबा वो बला की हसीन थी। उम्र लगभग 24 होगी। दुबली पतली होने के सबब अपनी उम्र से कम नजर आ रही थी। हसन भाई खिड़की की जानिब और मैं उनके बराबर बैठी थी। सामने की सीट पर मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे मौजूद थे। वहां किसी और मुसाफिर के बैठने की गुंजाइश न थी। नई आने वाली मुसाफिर खातून ने क़ब्ल अज़ीज़ सीट रिजर्व ना करवाई थी और अब वो नशिस्त के हसूल की खातिर परेशान थी। तभी मैंने उसको अपने बराबर बैठ जाने का इशारा किया। वो मेरे पहलू में बराजमान हो गई। कुछ देर सफ़र खामोशी से जारी रहा। ताहम औरतें अपनी फितरत के मुताबिक ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती। बात पहले मैंने शुरू की। आप कहाँ जा रही हैं? मुल्तान, उसने धीरज से जवाब दिया। आपका नाम? रिदा। मुल्तान किससे मिलने जा रही हैं? किसी से नहीं। इन मुख्तसर जवाबात से अंदाज़ा लगा लिया कि खातून मजीद गुफ्तगू के मूड में नहीं है। अपना सा मुंह लेकर खामोश हो बैठी। रिदा के पास एक छोटे से हैंडबैग के सिवा कोई सामान न था। वो तन्हा सफ़र कर रही थी। खैर, अक्सर औरतें तन्हा सफ़र करती हैं, इसमें कुछ हैरत वाली बात न थी। जब खाने का वक्त हुआ, मैंने टिफ़िन निकाला। कुछ खाना हॉस्टल के किचन से तैयार करा लिया था। फ्रूट वगैरह भी भाई ने खरीद लिए कि रास्ते में गुजारा हो जाएगा। मैंने टिफ़िन खोला, अखलाकन खातून से खाने का पूछा। उसने नीम दिली से ना कही तो मैंने प्लेट में उसके लिए भी कीमा और पराठा निकाल लिया। भाई ने कूलर से ठंडा पानी का गिलास भर कर दिया। वो मैंने खातून को पकड़ा दिया। उसने पानी पी लिया, गोया इसको प्यास लगी थी। बाद में मेरे इसरार पर खाने की प्लेट भी ले ली। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये औरत कुछ गैर मामूली हालात में घर से निकली है और मजबूरन मुसाफरी इख्तियार की है, वरना कुछ न कुछ ज़्यादा राह तो हर कोई साथ लेकर निकलता है, ख़ास तौर पर औरत जबकि वो तन्हा सफ़र कर रही हो। खाना खाने के बाद उसने शुक्रिया कहा। अब कुदरती तौर पर उसका झुकाव मेरी तरफ हो गया और वो मुझसे दोस्ताना अंदाज से गुफ्तगू करने लगी। हस्बे रिवायत पहले मेरा नाम पूछा, फिर अगला सवाल कि आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। मैंने उसके तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे दिए। वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, ताहम उसके चेहरे पर कोई तासुर था और न तजस्सुस ही। कुछ परेशान सी बैठी थी। जूं जूं स्टेशन करीब आ रहा था, उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। खानेवाल के करीब तो वो ऐसी बेबसो लाचार नजर आई जैसे भूल भुलैयों में गिर गई हो और अब किसी का सहारा ढूंढ रही हो। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता पड़ने लगी। हम भी उतरने की तैयारी करने लगे। रेल स्टेशन पर रुकी और हम उतर गए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। रिदा हमारे पीछे ही उतर पड़ी थी। मुझको हैरत हुई। आपने तो मुल्तान जाना था, फिर यहाँ क्यों उतर पड़ी हो? मुझे मालूम ना था कि यह गाड़ी मुल्तान नहीं जाती। तभी खानेवाल उतर गई। तो अब क्या करोगी? क्या मुल्तान जाने वाली गाड़ी का इंतजार करोगी? अभी मैंने ये फिक्रा अदा किया ही था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मैं आगे मुल्तान नहीं जा सकती, मेरे पास वहां तक जाने का किराया नहीं है। मैंने हसन भाई से कहा, हम इस बेचारी को किराया दे देते हैं, खुदा जाने किन हालात में सफ़र कर रही है। वो बोले, किराया तो दे देते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि जाएंगी कैसे। खातून का मुसलसल रोना जारी था। उसके आंसू लड़ियों की सूरत आंखों से गिर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हम आपको खानेवाल वैगन अड्डे से मुल्तान के लिए किसी कोच या बस पर सवार करा दें? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बोली, अब रात हो रही है, मैं इस वक्त तन्हा किसी लारी या वैगन का सफ़र नहीं करना चाहती। मुझको मुल्तान में जहाँ जाना है पता लिखा हुआ है। जब वहाँ पहुँचूंगी पता तलाश ना कर पाई तब क्या करूँगी? मुझे आप लोग अपने घर ले चलिए, मैं सुबह मुल्तान चली जाऊँगी।
मैंने भाई की तरफ सवालिया नजरों से देखा। खातून के भल भल गिरते आंसू देखकर वो इनकार न कर सके और हम उस अजनबी औरत को साथ घर ले आए। उसने बताया कि वो भाई फेरू के एक जिम्मेदार मजारे की लड़की थी। रंग रूप से अच्छी थी, गांव के स्कूल से 8 जमातें भी पास की थी। जब शादी की उम्र को पहुंची, जिम्मेदार के एक रिश्तेदार का उस पर दिल आ गया। जलील ने जिद की कि वो रिदा से ही ब्याह करेगा। जिम्मेदार ने समझाया, माँ बाप ने रोका, मगर लड़का जिद पर अड़ गया। वालदैन का इकलौता था, घर छोड़ने की धमकी दी। नाचार जिम्मेदार ने उसकी शादी अपने रिश्तेदार से करा तो दी, लेकिन खानदान वालों ने उसको दुल्हन कबूल करने से इनकार कर दिया। वो इंजीनियर था, दुबई चला गया और वहां अच्छा कमाने लगा। मुलाजमत भी ठीक ठाक मिल गई। कुछ अरसा उसने रिदा को अपने साथ रखा, फिर पाकिस्तान उसके मैके भिजवा दिया कि वो बाद में आ जाएगा। शादी को साल भर हुआ था, साल और गुजर गया, वो ना आया। आया भी तो अपने घर वालों के पास, वालदैन और रिश्तेदारों के दबाव में आकर उसने रिदा को तलाक भिजवा दी। रिदा का मैका क्या था, माँ बाप मर चुके थे, मामू ममानी के पास रहती थी। तलाक मिली तो ममानी के तेवर बदल गए। वो बोली कि हम तुझको ना रखेंगे, तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब अपने खसम के पास जा रहे, तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं। ये बेचारी मजबूर होकर जलील के घर गई। उन लोगों से मिन्नत जारी की, कोई ठिकाना नहीं रहने को, घर नहीं, रिश्तेदार नहीं रखते, कहाँ जाए। उन्होंने ये कहकर चलता कर दिया कि तुमको तलाक हो चुकी है, अब कैसे हमारे घर में रह सकती हो। जलील भी चुप रहा। उसने मजबूरी जाहिर कर दी कि मुतालिका बीवी को नहीं रख सकता। जब उन्होंने घर से बाहर निकाला तो उसकी कुछ समझ में ना आया किधर जाए। एक सहेली का ख्याल आया जो साथ पढ़ती थी और फिर मुल्तान चली गई थी। उसका पता लिखा हुआ पास था, लिहाजा ये बगैर सोचे समझे रेल में चढ़ बैठी। ये भी मालूम ना किया कि जिस रेल में बैठ गई है वो मुल्तान नहीं जाती। उसकी इन सारी बातों का लुब्बे लबाब यह था कि उसने अब मुल्तान नहीं जाना था। जिस सहेली का पता उसके पास था, भाई ने मुल्तान जाकर पता किया। मज़कूरा सहेली के वालिद का तबादला हो गया था और वो किसी दूसरे शहर जा चुके थे। अब वो कहाँ जाती, ये तय पाया कि उसके मामा के साथ राब्ता किया जाए ताकि खातून अपने उस करीबी रिश्तेदार के घर पहुंचा दी जाए। अब रिदा हमारी बिन बुलाई मेहमान बन चुकी थी। वो रख रखाव वाली थी और सलीके से बातें करती थी। अपनी मनमोहनी शख्सियत और दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू से हमारे दिलों में जगह बना ली। उसने मेरी माँ का भी दिल मोह लिया था। वो अपनी बातों से हमारे घर के हर फर्द का दिल अपनी जानिब खींचने लगी। हमें गर्मियों की 2.5 माह की छुट्टियां मिली थी। वो 2.5 माह हमारे साथ रही। लगता था कि जैसे हमारे घर रहने की खातिर ही से वो रेल में चढ़ी थी। इस अरसे में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। 2 माह का अरसा पलक झपकते बीत गया। वो दिन भी आ गया जब हमारी छुट्टियां खत्म होने को थी। 15 दिन बाकी रह गए थे कि रिदा के मामू का फोन आ गया। दरअसल वालिद साहब मुसलसल इसी तगोदाव में रहे, किसी तौर उसके मामू से राब्ता हो जाए ताकि उनकी अमानत उनको सौंप दे। उसके मामू के घर फोन ना था। रिदा ने पड़ोस का नंबर दिया था और वो मामू से बात कराने में टाल मटोल से काम ले रहे थे। दरअसल हमारी मेहमान का नाम रिदा नहीं था, असल नाम हाजरा था। हमें उसने गलत नाम बता दिया था और जब अब्बू उसके मामू के पड़ोसी से कहते कि रिदा के मामू को बुलाकर बात करा दें, आगे से जवाब मिलता कौन रिदा और कौन सदरुद्दीन। यहाँ ना कोई रिदा है और ना कोई सदरुद्दीन रहता है, आपने गलत नंबर मिलाया है। नंबर तो सही मिलाते थे, लेकिन जब नाम गलत हो तो अगले यही कहेंगे कि रॉन्ग नंबर है। बिलाखिर पड़ोसी को जब थोड़ा सा अहवाल दिया गया तो वो समझ गया कि यह हाजरा है जो अपने मामू रमजान को फोन करवा रही है। उन्होंने मौसूफ मामू को बुलवाकर वालिद से बात करवाई। तब पता चला कि उन्होंने भांजी को नहीं निकाला था, वो खुद उनकी बीवी से किसी बात पर नाराज होकर चली गई थी। बहरहाल उस शरीफ आदमी ने अपने घर का पता लिखवाया और इस्तदा की कि वो बीमारी के बायस खाने वाला आने से कासिर है, लिहाजा उनकी भांजी को रेल में बिठा दिया जाए। गाड़ी और वक्त आमद भी बता दें तो स्टेशन पर हाजरा को लेने आ जाएंगे। वो भाई फेरू में नहीं बल्कि लाहौर में रहते थे। हमें भी चंद दिनों बाद लाहौर जाना था, लेकिन वालिद साहब ने तजवीज़ किया कि आप पूरी छुट्टियां गुजार कर जाओ और हाजरा को रेल में सवार करा दो। ये जैसे आई थी खुद अपने घर चली जाएगी। हसन भाई से कहा कि तुम इस मामले में मजीद मत उलझो। नामालूम इस औरत का क्या मामला है जिसने अपना और अपने मामू का सही नाम ना बताया, उस औरत का क्या भरोसा है। बहरहाल एक दिन तो हाजरा को अपने मामू के घर जाना ही था। वो दिन भी आ गया जब वो जा रही थी। मुझे अपना घर ही नहीं दिल भी सूना सूना लगा।
चाहती थी कि इस मनमोहनी को चंद दिन और रोक लूं, मगर अब्बू की हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस खातून के अपने घर में मेहमान ठहराने पर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि हाजरा ने अपना नाम गलत क्यों बताया। जब वो रेल पर सवार हो गई तो उसकी आंखों से एक बार फिर बरसात की झड़ी लग गई, जैसे भूला हुआ गम फिर से ताज़ा हो गया हो। उसको रोते देखकर मैं ही नहीं, हसन भैया भी उदास हो गए और उन्होंने उसको रेल से उतार लिया। घर ले जाने की बजाय वो उसको एक दोस्त के घर ले गए और कहा कि इस मेहमान को ठहरा लें, इनको शाम की ट्रेन से चढ़ाना है। चूंकि मैं भी साथ थी, उनके दोस्त की वालिदा ने कोई सवाल न किया और न किसी किस्म के शक का इजहार किया। घर पहुंचकर हमने यही जाहिर किया कि हाजरा को हम रेल पर बैठाकर आ गए हैं। हमारा प्लान यह बना कि फिलहाल हाजरा भाई के दोस्त के घर रहे, 10 रोज बाद जब हम लाहौर के लिए रवाना होंगे उसको अपने हमरा ले जाएंगे, उसके मामू के हवाले खुद करेंगे। ये अकेले वहां नहीं जाना चाहती तो ना सही। भाई ने मुझे घर पहुंचा दिया और शाम को वो घर से निकलकर दोस्त के घर चले गए। हाजरा को साथ लिया और स्टेशन जाने की बजाय एक होटल में ले गए। ये कमरा उन्होंने हाजरा को ठहराने के लिए लिया था। होटल के मैनेजर से भाई की दोस्ती थी, लिहाजा कुछ ऐसे खतरे वाली बात न थी। अब रोज दिन को भाई हाजरा के पास जाते, 2-4 घड़ी उसके साथ बैठते, तसल्ली देते और शाम को घर लौट आते। किसी के इल्म में न था कि यह हाजरा का जादू मेरे भाई पर चल चुका है। जिस रोज हमने जाना था वो हाजरा को होटल से स्टेशन ले आए, वेटिंग रूम में बिठा दिया और जब रेल चलने लगी वो हमारे डब्बे में सवार हो गई। इस तरह हमने साहिवाल तक साथ सफर किया। साहिवाल आने से कुछ देर कबल हाजरा ने मेरे भाई से कहा कि मुझे यहां उतरने दो, यहां भी मेरी एक सहेली का घर है, मैं अभी मामू के पास जाना नहीं चाहती। भाई ने मुझसे पूछा, क्या तुम अकेली लाहौर स्टेशन उतरकर फिर वहां से यूनिवर्सिटी चली जाओगी? मैंने जवाब दिया कि हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं पहले भी खानेवाल से लाहौर यूनिवर्सिटी अकेले आती जाती रही हूं, आप फिक्र ना कीजिए, मैं चली जाऊंगी। उनको मुझ पर भरोसा था, लिहाजा हसन भाई ने मुझे तो अकेले जाने दिया और खुद हाजरा के साथ साहिवाल उतर गए। बोले, ना जाने तुम्हारी ये सहेली भी तुमको मिलती है या कि घर बदल चुकी हो, तुम अनजान शहर में कहां भटकोगी, मैं तुमको उसके घर खुद पहुंचाकर लाहौर जाऊंगा। खुदा जाने मेरे भाई के दिल में क्या समाई कि उसने हाजरा को तन्हा ना छोड़ा। शायद उनको शक था कि हाजरा हमसे झूठ बोल रही है और अब वो झूठे को उसके घर तक पहुंचाना चाहते थे। जो भाई ने सोचा सही था। हाजरा ने जो पता बता दिया वहां उसके सहेली का घर ना मिला, पता ही गलत था। अब रात हो चुकी थी। नाचार भाई ने होटल में एक कमरा लिया और हाजरा समेत वहां रात गुजारने की ठान ली। सुबह ये बजरिया टैक्सी लाहौर आ गए। हाजरा भाई को अपने घर ले गईं। वो घर के अंदर ना गए, दरवाजे तक उसको पहुंचाकर आ गए। चलते चलते उसने कहा कि जुमेरात को दाता दरबार जाऊंगी, मुझसे मिलना हो तो शाम 5 बजे वहां आ जाना। जुमेरात को भाई दरबार गए, वो उनको वहां मिल गई। उसने रोकर बताया कि मामू ने मेरे आने पर खुशामदीद नहीं कहा, बल्कि बुरा भला कहा और ममानी ने तो गालियां दी। इतना झगड़ा किया कि हमसाए इकट्ठे हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया बुझाया तो ये खामोश हुए। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ रहूं और कहाँ जाऊं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब फिर उसको आंसू बहाने से काम था। सच है, औरत के आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। भाई का दिल पसीज गया। बोले कि मैंने एक दोस्त के साथ किराए का मकान ले रखा है, दोस्त से कहता हूं कि वो किसी और तालिब इल्म के साथ शेयर कर ले और ये घर मेरे पास रहने दे। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आधा किराया दे सकता है, मैं उसको खुद कोई दूसरा कम किराए का घर ढूंढ देता हूं। इसका किराया भी जेब से अदा करूंगा, वरना तुम मेरे मकान में रह सकती हो, जब तक हम तुम्हारे मसले का कोई मुनासिब हल सोच लेंगे। वो बोली, दोस्त को अपने साथ रहने दो, उसे कुछ मत कहो, लेकिन उस मोहल्ले में कोशिश करो कि मेरे लिए कोई छोटा सा अलग किराए का घर मिल जाए ताकि मैं सुकून से किसी छत तले रह सकूं। इस तरह कुछ सिलाई वगैरह करके अपने लिए आमदनी का जरिया भी पैदा कर लूंगी। हसन भाई ने उसी दिन से तगोदाव शुरू कर दी और 1 हफ्ते के अंदर अपनी रहाइश से नजदीक एक छोटा सा एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया। उसमें थोड़ा सा जरूरत का सामान डाला और हाजरा को चाबी देकर कहा कि अब तुम सुकून से इस मकान में रह सकती हो। मुझको जब मौका मिला तुम्हारी खबरगिरी कर लिया करूंगा। खर्चा वगैरह का मसला हो तो बता देना। वो हाजरा के मामू से ना मिले कि अगर कोई और मसला निकला तो तालिब इल्म हूं, कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं। हाजरा का भाई की रहाइश के पास मकान लेने का मतलब ही यही था कि वो अपनी मुश्किलात और मसले मसाइल का बोझ उन पर डालना चाहती थी। इस बात को हसन ने भी समझ लिया था।
ताहम रुपए पैसे की उनके पास कमी न थी। एक मुसीबत ज़दा की मदद को मुकद्दम जानकर हाजरा की पासदारी की, लेकिन असल बात तो दिल की होती है। मामला दिल का भी बन गया था। दरअसल हसन को हाजरा पसंद आ गई थी और अंजाम से बेखबर वो इश्क के तपते सहरा में चल पड़े थे। हसन भाई की तवज्जो पढ़ाई से हटकर हाजरा पर मरकूज हो गई थी। ये बात तो सही थी कि उसकी ममानी उसको अपने घर रखना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं थी कि वो मुतल्लका थी। वो मुतल्लका न थी। उसका शौहर दुबई में कमाने गया हुआ था। वो हर माह अपने वालिदैन को अलहदा और बीवी को अलहदा रकम इरसाल करता था, लेकिन उसके सास ससुर और जेठ बकौल हाजरा उसको उसके शौहर की भेजी हुई रकम नहीं देते थे। बराए नाम खर्चा देकर बाकी रकम खुद रख लेते थे। इस वजह से हाजरा का उन लोगों से झगड़ा हो गया तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया और वो बदमिजाज और झगड़ालू ममानी के पास जा रहने की बजाय रेल पर चढ़ बैठी। वो घर से तो खुदकुशी के इरादे से निकली थी, लेकिन जान किसको प्यारी नहीं होती। बस वो रेल के भारी पहियों के नीचे आने की बजाय उसके ऊपर चढ़ गई और हमारे डब्बे में सवार हो गई। काश के वो हमको सच्ची बात बता देती तो हम उसकी और तरह की मदद करते और ये हकीकी मदद होती। वालिद भी उसको गलत किस्म की औरत ना समझते और न उसको मशकूक जानते। बहरहाल हर किसी के सोचने का अंदाज होता है। हमारे घर आने के बाद खुदा जाने उसने अपने जहन में किस तरह की प्लानिंग बना ली कि सच की बजाय झूठ का सहारा लिया। खुद भी रुसवा हुई और मेरे भाई की भी जिंदगी खतरे में डाल दी। शुरू में हसन भाई हाजरा से हफ्ता में एक बार मिलते और सौदा सलफ के अलावा उसकी वो ज़रूरियात पूरी कर देते थे जो वो बताती थी। दोनों को इल्म नहीं था कि इस तरह मिलते रहने का क्या अंजाम होगा और वो यूं कब तक एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं। शायद हाजरा अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हसन भाई तो उसको मुताल्लिका समझकर उससे दिली ताल्लुक जोड़ चुके थे। कुछ अरसा तो दोनों में रख रखाव से मिलना जारी रहा। इसके बाद मेरे भाई का ये हाल हुआ कि हाजरा से ना मिलते तो उनकी आंखों तले अंधेरा छाने लगता था। अब मोहल्ले के लोगों को उन पर शक होने लगा। वो उनकी टोह में रहने लगे। एक दिन जब भाई हसन हाजरा के मकान में थे, मोहल्ले के लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया और एक मोहल्लेदार थानेदार को ले आया। पुलिस ने दरवाज़ा पीटा। उस पर हसन भाई ने कहा कि मैं इस शर्त पर दरवाज़ा खोलता हूं कि सिर्फ थानेदार साहब ही अंदर आएंगे। वो बोला, ठीक है, तुम दरवाज़ा खोलो, मेरे सिवा कोई दूसरा अंदर ना आएगा। हसन भाई ने दरवाज़ा खोला और सिर्फ थानेदार ही अंदर गया। उन्होंने दोबारा से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। भाई ने अपने वालिद का नाम बताया और मामू का भी तारीफ कराया। बताती चलूं, मेरे मामू पुलिस के महकमे में अच्छे ओहदे पर थे। थानेदार कुछ नरम पड़ गया, लेकिन जब हसन भाई ने इस्तदा की कि इस मामले का इल्म मेरे वालिद और मामू को ना होना चाहिए, तो फिर से अकड़ गया। उसने खास रकम का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा कि थाने चलना होगा, वहां ही तुमको छोड़ूंगा, वरना तुम्हारे मोहल्ले वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। मरता क्या ना करता, हसन भाई और हाजरा को पुलिस की गाड़ी में थाने जाना पड़ा। मोहल्ले के चंद शिकायत कुनिंदा लोग भी थाने पहुंचे। यहां आकर थानेदार शेर हो गया। उसने मोहल्ले की शिकायत कुनिंदा को आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम लोग खामखा पर का कौवा बना देते हो। कोई शख्स अगर किसी से मिलने किसी के घर जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बुराई करने जाता है या वो मर्द औरत बुराई की गरज से मिलते हैं। ये औरत इस शख्स की दूसरी बीवी है और इन्होंने अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की है। निकाहनामा इनके पास है। तुम अजीब लोग हो, शरीफों पर बगैर सबूत के तोहमत लगाते हो और इनको तंग करते हो। थानेदार ने जेब से एक निकाहनामा निकालकर मेज पर रख दिया और कहा, ये देखो। ताहम इन लोगों पर थानेदार की आवाज का ऐसा दबाव पड़ा था कि उन्होंने न देखा और उल्टे कदमों इंस्पेक्टर के कमरे से निकल गए। उस रोज तो खुदा ने मेरे भाई और हाजरा की इज्जत बचा ली और इंस्पेक्टर के मशकूर हुए, जिसने बकौल हसन भाई के थानेदार बेशक रुपए तो ले लिए, मगर इज्जत जैसी अनमोल शय को मट्टी में ना मिलने दिया। अब उस मोहल्ले में भाई के दुश्मन पैदा हो गए थे और हाजरा का भी तन्हा घर में रहना मुमकिन ना रहा था। आखिर ऐसा कब तक चलता? बिलाखिर हाजरा ने उगल दिया। उसने कहा कि ममानी से झगड़ा एक बहाना था। दरअसल मैं वहां रहकर घर का कोई काम ना करती थी, तभी वो मुझसे नाला रहती थीं। मैं जाकर उनको मना लेती हूँ और इधर उधर भटकने से मेरे मसले का कोई हल नहीं है। हसन भाई अब हाजरा की मोहब्बत में बुरी तरह उलझ चुके थे। उनकी वारफ्तगी उसकी जुदाई से बढ़ती थी। कहने लगे कि मैं तुमको निकाह करके घर ले जाता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। जब हसन भाई ने बहुत इसरार किया तो उस औरत ने सच उगल ही दिया। बताया कि वो मुताल्लिका नहीं है, उसका शौहर दुबई में है।
वहां वो मामूली मुलाजमत करता है, वो उसकी गैर हाजिरी से आजिज रहती थी। ऊपर से घराना भी खुशहाल नहीं था, लिहाजा मैं खुद झगड़ा करके ससुराल से निकली थी। मामू ममानी के घर गई तो सास ससुर वहां पहुंच गए। उनको तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। मामू नाराज हो गए। ममानी ने भी वापस जाने को कहा। उस वक्त तो उनके हमरा घर चली गई, मगर अगले रोज खर्चे की रकम का बहाना बनाकर घर से निकल गई। दरअसल सहेली के घर ही जाना चाहती थी, लेकिन उसके वालिद का तबादला हो जाने के बाइस उधर की रही और ना उधर की। हसन को देखा तो सोचा क्यों ना शौहर से छुटकारा पाने की सोचूं और उस जिम्मेदार ज़ादे से शादी कर लूं, लेकिन तकदीर ने थाने पहुंचा दिया। थानेदार ने हाजरा के मामू को बुलवाया और उसको उनके हवाले कर दिया। इस तरह हाजरा अपने मामू की पाबंदी में चली गई और थानेदार ने मेरे भाई को इस चालबाज औरत के चुंगल में फंसने से बचा लिया। हाजरा के मामू ने तमाम हालात को देखते हुए उस शरीफ आदमी को दुबई से बुलवाकर भांजी को उसके हवाले किया, जो बेचारी बीवी को सुख और ऐशो आराम देने की खातिर परदेश में मेहनत और मुशक्कत की सौबतें बर्दाश्त कर रहा था। वो हाजरा को अपने हमरा दुबई ले गया। यूं ये किस्सा तमाम हुआ। सद शुक्र के मेरे भाई की अकल ठिकाने आ गई, वरना इश्क का भूत अगर हसन भाई के सर से ना उतरता तो हम भी कहीं के ना रहते। दोस्तों, कभी कभार औरत ऐसा कमअक्ली का सबूत देती है कि उसकी सोच पर मातम करने को दिल करता है। शौहर अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन औरत बेवकूफ़ी कर जाती है। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।